मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 14 आई है। इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, डेट डाल दीजिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। अभी तक बच्चों हम लोग ने हाशियाकरण के बारे में जाना। हमने जाना कि क्या होता है हाशियाकरण, है ना। कौन कौन से समुदाय ऐसे हैं जो हाशियाकरण के अंतर्गत आते हैं और ये क्यों हाशियाकरण के लोग बन जाते हैं, ऐसा क्या होता है इनके साथ। तो ये सब चीज़ें हम लोग ने जान ली थी। अगर आप लोग ने पढ़ लिया है तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट से जाके आप पुरानी वीडियोस को देखेंगे एक बार, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है हाशियाकरण से निपटारा, यानी कि इसको निपटा कैसे सकते हैं, है ना। इसका निपटान कैसे कर सकते हैं। तो लिखा है मौलिक अधिकारों का उपयोग करके। तो सबसे पहले इसका निपटान हम मौलिक अधिकारों से ही कर सकते हैं। लिखा है संविधान में ऐसे कई सिद्धांत सूत्रबद्ध किए गए हैं जो हमारे समाज और राज्य व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाते हैं। इन सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों के ज़रिए परिभाषित किया गया है। यानी कि आप सब जानते हैं संविधान एक लिखित दस्तावेज़ है, उसके अंदर बहुत सारे कायदे कानून सब लिखे, मौलिक अधिकार लिखे हुए हैं, जिससे क्या है कि हम अपने देश को लोकतंत्र बना सके, ताकि कोई किसी पे हावी ना हो जाए, है ना। सब फ्रीली जी सके इस दुनिया में। ये हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये अधिकार सभी भारतीयों को क्या है, समान रूप से उपलब्ध होता है। जहाँ तक हाशियाई तबके की बात है, उन्होंने इन अधिकारों को दो तरह से इस्तेमाल किया है। पहला ये कि वो अपने मौलिक अधिकारों पर जोर देकर उन्हें सरकार को अपने साथ हुए अन्याय पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया है, ठीक है। और दूसरी तरीका क्या है उनका, दूसरा तरीका ये उन्होंने अपनाया कि उन्होंने बात के लिए दबाव डाला है। इस बात के लिए उन्होंने दबाव डाला है कि सरकार इन कानूनों को लागू करे। कई बार हाशियाई तबकों के संघर्ष की वजह से ही सरकार को मौलिक अधिकारों की भावना के अनुरूप नए कानून बनाने पड़ते हैं, ठीक है। तो अब आपको समझ में आई बात कि ये जो हाशियाई तबके के लोग हैं उन्होंने अपने अधिकारों को इस तरह से इस्तेमाल करा है। नंबर 1 क्या करा है कि उन्होंने सरकार पर जोर डाला है कि भाई मेरे जो मौलिक अधिकार हैं, उनके साथ जो अन्याय हो रहा है, उनके साथ जो छेड़छाड़ हो रही है, उसको दूर किया जाए, उस पर ध्यान दिया जाए। और दूसरी चीज़ उन्होंने ये कही, सरकार पर उन्होंने दबाव डाला कि भाई उनके लिए कुछ अच्छे से कानून बनाए जाए, ताकि जो जिन चीज़ों से वो संघर्ष कर रहे हैं वो उससे आज़ादी मिल सके। संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता या छुआछूत का उन्मूलन किया जा चुका है। यानी कि जो पहले ज़माने में छुआछूत हुआ करता था कि भाई तुम नीची जाति को हो, तुम हमें नहीं छू सकते, इस तरह का जो कॉन्सेप्ट था उस सब का हटाया गया है ना। आप लोगों ने भीमराव अम्बेडकर जी का किस्सा सुना होगा, वो आप सबको मालूम है। तो उसके अंतर्गत ये बात कही गई थी कि भाई अब ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अब कोई भी व्यक्ति अनुसूचित जातियों को पढ़ने, मंदिर में जाने या सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता। इसका मतलब ये भी है कि छुआछूत गलत है और लोकतांत्रिक सरकार इस तरह के आचरण को बर्दाश्त नहीं करेगी। अब अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है। यानी अगर कोई इस तरह से इंसान करता है कि भाई तुम नीची जाति के हो और हम तुमसे छुआछूत वाला बिहेवियर अपनाएंगे, अगर कोई ऐसा करता है तो उसको क्या होगा, उसे सज़ा मिलेगी। दंडनीय अपराध है। दंडनीय यानी कि आपको एक पनिशमेंट दी जाएगी उसके लिए। हो सकता है आपको जेल में भी बंद कर दिया जाए अगर आप ऐसा करते दिखे तो, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के लिए धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कि आप किसी भी भारतीय नागरिक को इन सब की बिना पर अलग नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते तुम हिंदू हो मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, या तुम मुसलमान हो इसलिए हम तुमसे बात नहीं करेंगे, या तुम पंजाबी हो इसलिए हम तुमसे दूर रहेंगे। इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। या नस्ल के आधार पर कि तुम पंडित हो, तुम पठान हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम शूद्र हो, इस आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा। जाति के आधार पर भी बिल्कुल कोई भेदभाव नहीं होगा। लिंग के आधार पर कि भाई तुम लड़का हो इसलिए तुम पढ़ने जाओगे, तुम लड़की हो तो तुम घर का चौला चौका करोगी, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो उसके खिलाफ सरकार जो है वो सख्त कार्रवाई करेगी, ठीक है। और जन्म स्थान को लेकर भी किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। लिखा है समानता के अधिकार का हनन होने पर अनुसूचित जनजाति, जो अनुसूचित जाति के लोग हैं,
इसका प्रावधान का सहारा लेते हैं। यानी अगर उनके साथ इस तरह का कोई व्यवहार होता है, इस तरह का कोई बर्ताव किया जाता है, तो वो लोग क्या करते हैं, इसी प्रावधान का, इसी अनुच्छेद यानी अनुच्छेद 15 का ही सहारा लेते हैं और कोर्ट में अपनी अपील दायर करते हैं। इसी तरह से आगे क्या लिखा है, इसी तरह अल्पसंख्यक समुदायों ने भी संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का सहारा लिया है। उन्होंने धर्म और सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकारों की स्वतंत्रता के अधिकार पर जोर दिया। यानी उन्होंने किस पे जोर दिया, उन्होंने कहा भाई हमें धर्म, हमारा जो धर्म है वो हमें अपनाने दिया जाए, हमारी संस्कृति जो चली आ रही है, जो रीति रिवाज, जो परंपराएं हम लोग कर रहे हैं, उसे हमें करने दिया जाए और हमारे शैक्षणिक अधिकार जो है उनकी भी स्वतंत्रता हमें दी जाए। ये ना हो कि हमें हमारे धर्म का कुछ पढ़ने से मना किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद लिखते हैं, जहाँ तक सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों का प्रश्न है, मुसलमान और पारसी आदि सांस्कृतिक धार्मिक समूह को अपने संस्कृति की सुरक्षा का अधिकार मिला हुआ है। यानी दो समुदायों को मिला हुआ है, एक मुस्लिम और दूसरे पारसी। ओके, आगे लिखा है, इस तरह विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक अधिकारों की व्यवस्था करके संविधान ने ऐसे समूह को सांस्कृतिक न्याय देने का प्रयास किया है। यानी इसी तरह के और जो समूह हैं उनको भी सरकार ने क्या करा है, ये मतलब न्याय देने के लिए कह दिया है कि भाई अगर उनके साथ इस तरह का कोई भेदभाव हो रहा है तो हम न्याय देंगे। लेकिन पता है क्या बेटा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है ना, वो लोग खुद ही जागरूक नहीं है, वो खुद ही नहीं जाते। अब अगर आपको स्कूल में कोई बच्चा परेशान कर रहा है, कोई आपको मार रहा है, या कोई आपका रोज़ लंच खा लेता है, या और किसी तरह से कोई आपको परेशान कर रहा है, तो देखिए टीचर को या आपके पेरेंट्स को कब पता चलेगा, जब आप उनको जाके कंप्लेन करेंगे, जब आप उनको जाके बताएंगे कि मैम या सर मेरे साथ ऐसा हो रहा है, या मम्मा या पापा के बच्चा वो एक है वो मेरे साथ ऐसा मिसबिहेव करता है, तब तो टीचर्स को पता चलेगा ना। टीचर्स हर वक्त आपके साथ नहीं होते हैं, और जब टीचर होते हैं क्लास में तब जनरली बच्चे भी शैतानी नहीं करते हैं, है ना। तो इसी तरह से सरकार तो आपके साथ हर वक्त मौजूद नहीं है, तो आपके साथ क्या हो रहा है, कौन क्या व्यवहार कर रहा है आपके साथ, उसके लिए आपको सरकार को बताना पड़ेगा। बिना बताए थोड़ी ना मामला सेट होगा। यहाँ पे थर्ड पॉइंट क्या दिया गया है, इसका उद्देश्य ये है कि इन समूहों की संस्कृति पर ना तो बहुसंख्यक समुदायों की संस्कृति का वर्चस्व हो और ना ही वे नष्ट हो। इसका उद्देश्य क्या है, इसका मकसद यही है कि भाई जो बहुसंख्यक लोग हैं कहीं वो अपने रोब से, अपने पावर से जो कम लोग संख्या में लोग हैं उनको कहीं दबा ना दे, कहीं उनकी संस्कृति को कुचल ना दे, इसलिए ऐसा किया गया है। आगे क्या बोलते हैं, अब यहाँ लिखा है, सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन। यानी सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित किया गया है कि भाई सामाजिक न्याय देना चाहिए। तो क्या लिखा है, संविधान को लागू करने के लिए राज्य और केंद्र सरकार जनजातीय आबादी वाले या जो भारी अनुसूचित जाति वाले आबादी वाले इलाके हैं उनमें विशेष प्रकार की योजनाएं लागू कर दी है। उदाहरण के लिए कई स्थानों पर अनुसूचित जातियों और आदिवासियों को सरकार की ओर से मुफ्त या रियायती दरों पर छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराई गई है ताकि वे शिक्षा संबंधित जो सुविधाएं हैं उन्हें हासिल कर सकें, जो मुमकिन है उनके अपने इलाके में उपलब्ध नहीं हो। ठीक है, यानी कि जो चीज़ उनके अपने इलाके में उपलब्ध नहीं हो पाई है वो सब दी जाए। इसके अलावा सरकार जो है वो कानून का भी इस्तेमाल करती है ताकि व्यवस्था में निहित असमानता को ख़त्म करने के लिए ठोस कदम उठाए जा सके। इसके अलावा आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है। जैसा कि आप सब जानते हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण दिया जाता है। इसी तरह एक महत्वपूर्ण कानून नीति है जिनके द्वारा शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों, तो इस तरह से इन्होंने क्या करा, जिनके द्वारा शिक्षण संस्थानों यानी कि जो आपके टीचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे और सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों और जनजातियों को और जो आदिवासी हैं उनको सीटों की आरक्षण किया जाता है। ये भी आप लोग जानते हैं, हर जगह लिखा होता है कि 2% सीट रिजर्व है या 3% सीट रिजर्व है या 4% सीट रिजर्व है, जैसा भी होता है। कभी कभी 10% और 15% भी रिजर्वेशन होता है, तो इनको दिया जाता है ताकि ये हमारे बराबर आ सकें और इनको मतलब जो ये पिछड़े हो गए हैं, जो ये समाज से दूर हो गए हैं, वो इनकी दूरी को ख़त्म किया जा सके। अब इसमें आपके 3 प्रश्न हैं, तो पढ़ना शुरू करते हैं। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। काफ़ी लंबी वर्कशीट है ये। अब यहाँ लिखा है, हाशियाई तबके के लोग अपने ऊपर किए गए अन्यायों के विरुद्ध मौलिक अधिकारों का प्रयोग किस प्रकार कर सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर यहाँ से लिख सकते हैं कि वो 2 प्रकार से अपना मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1 वो क्या करते हैं कि सरकार के ऊपर ज़ोर डालते हैं, दबाव डालते हैं कि उनके ख़िलाफ़ जो अन्याय हो रहा है उसके ऊपर ध्यान दें। और दूसरा वो इस बात पर दबाव डालते हैं कि कोई ऐसा कानून लागू किया जाए जिससे उनके साथ हो रहे अन्याय को ख़त्म किया जा सके।
ठीक है, तो 2 प्रकार होते हैं, ये भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, आप दोनों लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन ये आपको दिया गया है, राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों सामाजिक न्यायों को किस प्रकार प्रोत्साहित करती है? यहाँ से लिख सकते हैं कि संविधान को लागू करने के लिए राज्य और केंद्र सरकार जनजाति आबादी वाले या भारी भरकम जो अनुसूचित जाति वाले इलाके हैं वहाँ पे विशेष प्रकार की योजनाओं को लागू करती है ताकि वो सामाजिक न्याय कर सके। अभी आपको लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 पर और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 पर, दोनों पर आपको टिप्पणी लिखनी है कि ये दोनों अनुच्छेद क्या हैं, इनके अंतर्गत क्या सुविधाएं हमें मिलती है। तो चलिए दोनों को एक एक करके देख लेते हैं। लास्ट है आपका इसमें अनुच्छेद 15 क्या है, अनुच्छेद 17 क्या है। तो आपको पता है कि अनुच्छेद 15 के तहत किसी भी धर्म, जाति, लिंग या धर्म स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये आपको दिया जाता है अनुच्छेद 15 में। और अनुच्छेद 17 में ये दिया गया है कि कोई भी छुआछूत या फिर जो ये ना ऊंचा तबका या नीचे तबका, इसके ऊपर कोई नहीं करेगा। अगर कोई ऐसा करता है तो ये दंडनीय अपराध है, यानी उसे पनिशमेंट दी जाएगी। ठीक है, तो दोनों अनुच्छेद मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके आई हूँ। वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है तो आप लोग इसे कर लेंगे। फिलहाल आज की वीडियो को खत्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपका वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।